साध संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सतगुरु माता जी की कृपा से और निरंकार दातार की दया मेहर से आप सभी अच्छे होंगे, सभी स्वस्थ होंगे। साध संगत जी, दुख और परेशानियाँ हर किसी की ज़िंदगी में होती हैं। कुछ लोग दुखों और परेशानियों को अपनी किस्मत मानकर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं, लेकिन कुछ लोग अपनी ज़िंदगी में दुखों के होने के बावजूद अपनी परेशानियों से लड़ते हैं, अपनी ज़िंदगी में एक नया मुकाम हासिल करते हैं और अपनी काबिलियत के बल पर अपनी ज़िंदगी में एक नई पहचान बनाते हैं। आज की साखी भी ऐसे ही एक लड़की की ज़िंदगी पर आधारित है। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साध संगत जी, एक लड़की थी जिसका नाम था मीरा। मीरा को सफ़ेद दाग की बीमारी थी। मीरा की शादी हुई तो उसके ससुराल जाने के कुछ समय बाद ही उसके ससुराल वालों को उसकी सफ़ेद दाग की बीमारी के बारे में पता चल गया। उसके ससुराल वालों ने थोड़े ही समय के बाद मीरा को उसके मायके में भेज दिया। मीरा के घर पर एक बच्चे का जन्म भी होने वाला था। बच्चे का जन्म भी मीरा के मायके में ही हुआ, लेकिन उसके ससुराल वाले बच्चे को देखने भी नहीं आए। मीरा ने एक बेटे को जन्म दिया। मीरा ने अपने मायके में रहते रहते सोचा कि ऐसे बैठे रहने से अच्छा है कि कुछ काम किया जाए। मीरा को सिलाई कढ़ाई और पेंटिंग का शौक़ शुरू से था। शादी के पहले ही मीरा ने सिलाई का कोर्स भी किया हुआ था। अब जब से मीरा अपने मायके में थी, उसने अगल बगल की कुछ लड़कियों को सिलाई सिखाना शुरू कर दिया। अब उन लड़कियों को मीरा का सिलाई सिखाने का तरीका बहुत अच्छा लगा, तो वो लड़कियां कुछ और लड़कियों को भी ले आई। इस तरह से मीरा ने एक सिलाई सेंटर खोल लिया और वो सिलाई सेंटर बहुत अच्छा चलने लगा। ढेर सारी लड़कियां मीरा से सिलाई सीखने आने लगी और इस तरह से मीरा की कमाई भी अच्छी होने लगी। धीरे धीरे मीरा का सिलाई सेंटर एक मान्यता प्राप्त सेंटर बन गया। अब काम काफ़ी बढ़ जाने की वजह से मीरा को अपने साथ 2 सहायक भी रखने पड़े। इससे मीरा को काम में अच्छी मदद मिल जाती थी। अभी मीरा की ज़िंदगी ने रफ्तार पकड़ी ही थी कि मीरा की बड़े भाई की शादी हो गई। अब उनके घर में नई भाभी आ गई। नई भाभी के आते ही घर में कुछ दिन तो ठीक रहा, मगर धीरे धीरे मीरा की भाभी को मीरा का अपने मायके में रहना नागवार गुजरने लगा। मीरा ने एक बेटे को जन्म दिया था जिसका नाम था मयंक। मीरा की माँ अगर मयंक के लिए कुछ भी करती तो मीरा की भाभी का पारा 7वें आसमान पर चढ़ जाता था। शुरू शुरू में तो मीरा की भाभी कुछ भी नहीं कहती थी, लेकिन बाद में वो खुलेआम विरोध करने लगी। एक दिन तो हद ही हो गई जब मीरा के बाबूजी बाजार से मयंक के लिए खिलौने लेकर आए तो खिलौनों को देखते ही उसकी भाभी एकदम से क्रोध में बोल पड़ी। वो चिल्लाकर बोली कि बाबूजी, घर में ये सब फिजूल खर्ची बिल्कुल भी नहीं चलेगी। इस महंगाई में घर चलाना वैसे ही मुश्किल हो गया है, ऊपर से आप आए दिन मयंक पर फिजूल खर्ची करते रहते हैं। साध संगत जी, ऐसा नहीं था कि मीरा के घर की हालत खराब थी, क्योंकि मीरा का बड़ा भाई एक कॉलेज में हिंदी का प्रोफेसर था और मीरा के पिताजी को भी अच्छी खासी पेंशन मिलती थी। अब मीरा को अपनी भाभी की बातें बहुत बुरी लगने लगी। मीरा को अपनी भाभी की बातें उतनी बुरी नहीं लगती थी जितना बुरा मीरा को अपने पिताजी का चुप रहना लगता था। उसके बाबूजी का ना बोल पाना मीरा को अंदर तक भेद गया। अब मीरा सोचने लगी कि क्या उसके पिताजी अपने पुत्र प्रेम में इतने अंधे हो गए हैं कि वो बहू की बातों का विरोध तक नहीं कर सकते। मीरा को लगा कि बाबूजी की संतान तो वो भी थी, लेकिन उसके बाबूजी फिर भी अपनी बहू की बात पर कोई भी जवाब नहीं देते थे। मीरा ने सोचा कि क्या शादी के बाद लड़कियां इतनी पराई हो जाती हैं कि माता पिता पर भी उनका हक नहीं रहता।
खैर, जैसे तैसे अपने मन को मनाकर मीरा फिर से सामान्य हो गई। मयंक को स्कूल भेजना और उसका सिलाई सेंटर चलाना जारी रहा। मीरा का सिलाई सेंटर दिन ब दिन मशहूर होता जा रहा था। मीरा की कमाई भी अच्छी होने लगी थी। इसीलिए मीरा हर महीने कुछ रुपए अपनी माँ के हाथ पर रख देती थी। शुरू शुरू में तो उसकी माँ ने मना किया, परंतु जब मीरा ने ये कहा कि अगर मैं लड़का होती और पैसे कमाती तो तुम तब भी तो पैसे लेती ना माँ, तो इस तरह से मीरा की माँ मान गई। लेकिन मीरा के मायके में उसकी भाभी का कलेश जारी था। उसके माँ और पिताजी के पुत्र प्रेम से उसकी भाभी का दिमाग एकदम से चढ़ गया था। अब तो मीरा की भाभी अपने आप को घर की मालकिन समझने लगी थी। हालांकि मीरा की माँ का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक था और वो घर का काम काज भी करना चाहती थी, लेकिन धीरे धीरे मीरा की भाभी ने माँ को एकदम से बिठा दिया। अब मीरा की माँ को खाना बनाने का बहुत शौक था। खास करके मीरा के बाबूजी को कुछ नया बनाकर खिलाना उसकी माँ को बहुत पसंद था और मीरा के बाबूजी को भी नया खाना बड़े चाव से खाना पसंद था। लेकिन मीरा की भाभी को ये सब फिजूल खर्ची लगती थी। इसीलिए धीरे धीरे मीरा की भाभी ने अपनी सास को रसोई से दूर कर दिया था। अब मीरा तो उसकी भाभी को शुरू से ही पसंद नहीं थी। मीरा को देखते ही उसकी भाभी अपने बच्चों को मारने पीटने लगती थी। एक दिन जब दोपहर को मीरा अपने सिलाई सेंटर से खाना खाने के लिए घर पहुंची तो बाहर बहुत धूप थी। मीरा ने सोचा कि घर पहुंचकर आराम से खाना खा लूँगी। अब हाथ मुंह धोकर जैसे ही मीरा खाना खाने बैठी कि उसकी भाभी ने बोलना शुरू कर दिया कि कितना आराम है, बैठे बैठाए आराम से खाना जो मिल जाता है। मुफ्त के खाने की लोगों को आदत लग गई है। अरे जितना खर्च इसमें लगता है उतने में तो हम 2 नौकर रख लें। अब ये सुनकर हाथ का कोर मीरा का हाथ में ही रह गया। उसे लगा जैसे वो खाना नहीं जहर खा रही हो। फिर मीरा से खाना बिल्कुल भी नहीं खाया गया। हालांकि जितना बन पाता था मीरा सुबह शाम रसोई का काम करके ही अपने सिलाई सेंटर जाती थी। लेकिन मीरा की भाभी को तो मीरा से शुरू से ही वैर था। इसीलिए हमेशा वो मीरा से ऐसी कड़वी बातें बोलती रहती थी। लेकिन उस दिन तो मीरा की भाभी की बातें मीरा के दिल को चीर गई और मीरा ने मन ही मन सोचा कि अब बहुत हो गया, अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूँगी। उसी पल मीरा ने फैसला किया कि अब वो अपने मायके में नहीं रहेगी। कुछ दिनों के बाद उसने छोटे से 2 कमरों का घर तलाश कर अपने माँ और पिताजी के घर को छोड़ दिया। हालांकि घर छोड़ते समय मीरा की माँ ने हल्का विरोध किया था, लेकिन कब तक मन को मार कर मीरा जबरदस्ती अपने घर में मायके में रहती। अब मीरा ने नए घर में आने के बाद एक नए उत्साह के साथ काम करना शुरू कर दिया। उसे अपने मायके की याद तो बहुत आती थी, लेकिन फिर मीरा सोचती थी कि कैसा घर जहाँ मेरी कोई कीमत ही नहीं। खैर, मीरा ने अपने आप को पूरी तरह से अपने काम में रमा लिया। अब मीरा ने अपने घर के नीचे एक बुटीक भी खोल लिया था, जिसे मीरा के सेंटर की लड़कियां और महिलाएं मिलकर चला रही थी। मीरा का बुटीक भी ऐसा चल निकला कि मीरा को कपड़ों के निर्यात का ऑर्डर भी मिलने लगा। मीरा बहुत खुश थी कि उसकी वजह से कई महिलाओं को रोजगार मिला था। एक दिन मीरा की मायके की पड़ोसन गीता ने बताया कि तुम्हारे मायके में तुम्हारी भाभी तुम्हारे माँ और बाबूजी पर बहुत अत्याचार करती है। तुम्हारा भाई तो कुछ बोलता ही नहीं, और अभी कल तुम्हारे बाबूजी मुझसे मिले थे और वो किसी वृद्धाश्रम का पता मुझसे पूछ रहे थे। मीरा की पड़ोसन ने उसे बताया कि जब मैंने तुम्हारे बाबूजी से पूछा कि वो वृद्धाश्रम क्यों जाना चाहते हैं, तो तुम्हारे पिताजी ने कहा कि अब वो अपने घर में एकदम नहीं रहना चाहते, क्योंकि उनकी बहू का अत्याचार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अब मीरा ने उसी दिन फैसला कर लिया
कि अब बहुत हो गया। अब वो अपने माँ और पिताजी को अपने घर अपने पास ले आएगी। अगले ही दिन मीरा ने गाड़ी में ले जाकर अपने माता पिता को वो अपने घर पर लेकर आ गई। अभी मीरा अपने मायके पहुंची ही थी अपने माँ पिताजी को साथ ले जाने के लिए कि उसकी भाभी ने बोलना शुरू कर दिया। इस बार जैसे ही उसकी भाभी ने कुछ बोलना शुरू किया तो मीरा के बाबूजी ने अपनी बहू की तरफ देखा और शांति से बस इतना कहा कि हमें जीने दो बहू। और इतना कहने के बाद मीरा के माँ और पिताजी गाड़ी में बैठ गए और मीरा के घर में आ गए। साथ संगत जी, उस दिन के बाद मीरा को लगा कि उसने सचमुच ही अपनी ज़िंदगी की जंग को जीत लिया है। साथ संगत जी, अब परेशानियां तो मीरा की ज़िंदगी में भी कम नहीं थी, लेकिन मीरा ने उन परेशानियों को अपनी किस्मत ना मानकर अपनी परेशानियों से लड़ना शुरू किया और अपनी ज़िंदगी को एक नए तरीके से जीने की कोशिश की, जिसमें वो सफल भी हो पाई। इसीलिए हर इंसान अगर चाहे तो वो अपनी काबिलियत के बल पर अपनी ज़िंदगी की जंग को जीत सकता है। चलिए अब हम सभी मिलकर सिमरन करते हैं। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। साथ संगत जी, अगर ज़िंदगी में दुख हैं, तकलीफ़ें हैं, परेशानियां हैं, तो उनसे लड़िए, अपनी ज़िंदगी में एक नया मुकाम हासिल कीजिए। फिर मुलाकात होगी किसी नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सेवा सिमरन सत्संग करिए, सतगुरु माता जी के चरणों से जुड़े रहिए। प्यार से बोलिए, धन निरंकार जी।